गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। व्यक्तिगत भिन्नताओं की आज अंतिम कक्षा है। इससे संबंधित नियमित प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए आप हमारे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर अपना नाम भेज सकते हैं। आप चाहे तो, कोई मैंडेटरी नहीं है, आप भाग लेना चाहें तो अपने ज्ञान का तुरंत परीक्षण कर सकते हैं। आज स्टार्ट करेंगे। आज के अंतिम दो बालक बचे हैं। वह दो बालक है प्रतिभाशाली बालक और एक आता है अपराधी बालक। दोनों ही बालक इम्पोर्टेंट हैं, वैसे तो सभी बालक इम्पोर्टेंट है। प्रतिभाशाली बालक किसे कहते हैं और उनकी क्या विशेषताएं हैं, तो स्टार्ट करेंगे। प्रतिभाशाली बालक, सबसे पहले प्रतिभाशाली बालक है, उसके लिए आपको एक पॉइंट याद रखना है। इन बालकों का निर्धारण किस आधार पर किया जा सकता है? तो इनका निर्धारण हमेशा किसके आधार पर होता है? आईक्यू के आधार पर। एकमात्र ऐसे बालक है जिनका निर्धारण केवल आईक्यू के आधार पर ही हो सकता है। वह कौन सा है? प्रतिभाशाली बालक। और आईक्यू ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा? बुद्धि परीक्षण। तो बुद्धि परीक्षणों के द्वारा इन बालकों के आईक्यू का पता लगाया जा सकता है। और ये बुद्धि परीक्षण सामूहिक भी कर सकते हैं आप, व्यक्तिगत भी कर सकते हैं, शाब्दिक भी कर सकते हैं, अशाब्दिक भी कर सकते हैं, निष्पत्ति परीक्षण भी कर सकते हैं। तो जितने भी प्रकार के बुद्धि परीक्षण हैं, उन बुद्धि परीक्षणों के आधार पर आईक्यू का निर्धारण किया जाता है। और इन आईक्यू के निर्धारण के बाद अगर किसी बालक का आईक्यू है वह 140 से ऊपर आता है, तो 140 से ऊपर आ गया, इसका मतलब डेफिनेटली आप बोलेंगे यह बालक कैसा है? प्रतिभाशाली बालक है। प्रतिभाशाली बालक है। अब प्रतिभाशाली बालक को कहा गया है, कोई भी देश है उस देश की या उस राष्ट्र की अमूल्य निधि कहा गया है कि प्रतिभाशाली बालक है वह राष्ट्र की अमूल्य निधि है। और इन्हीं के दिमाग से किसी राष्ट्र के विकास की रूपरेखा निर्धारित होती है। तो प्रतिभाशाली बालकों के बारे में ये आपको याद रखना है। दो मनोवैज्ञानिक हैं और एक दार्शनिक है। टर्मन ने इनके बारे में कहा था कि प्रतिभाशाली बालक है वह विद्यालय जाने से पहले ही पढ़ना सीख लेते हैं। विद्यालय जाने से पहले ही घर पर पढ़ना सीख लेते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि विद्यालय जाके भी नहीं सीख पाते, लेकिन विद्यालय के जाने से पहले ही अध्ययन प्रारंभ कर देते हैं और उसकी माँ कूट कूट के उसको अध्ययन करवाती है। कुछ ऐसे भी होते हैं, वो प्रतिभाशाली नहीं आते हैं, लेकिन ये अपने आप सेल्फ मोटिवेशन से पढ़ना आरंभ कर देते हैं। दूसरा, प्लेटो ने भी कहा था। प्लेटो ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम है रिपब्लिक। प्लेटो की पुस्तक है रिपब्लिक। इस रिपब्लिक में उन्होंने प्रतिभाशाली बालकों की व्याख्या की थी। प्लेटो, अरस्तु, डेकार्ट, ये सब सुने होंगे आपने। इस बालक यहाँ पे रिपब्लिक पुस्तक में उन्होंने लिखा था कि प्रतिभाशाली बालक है वह राष्ट्र की अमूल्य निधि है और इन्हें विज्ञान और विज्ञान के साथ साथ दर्शन की शिक्षा देनी चाहिए। विज्ञान और दर्शन की शिक्षा देनी चाहिए, अर्थात अमूर्त विषयों की शिक्षा देनी चाहिए। ये दोनों ही आपको बेसिक याद रखने हैं, ठीक है। तो प्रतिभाशाली बालक की पहचान सीधी है, 140 से ज़्यादा आईक्यू है, वही प्रतिभाशाली बालक हैं। और आप सभी आज जो टेस्ट देंगे डेफिनेटली 140 प्लस आईक्यू है आपका। अगली बात करें तो प्रतिभाशाली बालकों की क्या क्या विशेषताएं होती है। एक आध विशेषताएं आप में भी मिल जाएगी, इसकी ढूंढेंगे तो। इन विशेषताओं के बारे में याद रखना, और विशेषताओं के बाद समस्याएं, और समस्याओं के बाद आती है इनकी शिक्षा। कुछ खास चीज़ें हैं इसमें, वही आपको याद रखनी है, जो टेक्निकल पॉइंट है। पहली विशेषता है धैर्य और संवेगात्मक अस्थिरता। इन बालकों में धैर्य तो होता है, लेकिन साथ साथ इन बालकों में संवेगात्मक अस्थिरता पाई जाती है। तो देखिए, संवेगात्मक अस्थिरता मंद बुद्धि बालकों की भी पहचान है, समस्यात्मक बालकों की, सबकी पहचान है, लेकिन कारण अलग अलग हो सकते हैं। धैर्य पाया जाता है और इन बालकों में संवेगात्मक अस्थिरता पाई जाती है। यह किस प्रकार के विषय पढ़ते हैं? तो हमेशा यह अमूर्त एवं कठिन विषयों में रुचि लेते हैं। अमूर्त एवं कठिन विषयों में ही रुचि लेते हैं। जैसे कि मनोविज्ञान कठिन है, अमूर्त है, मेरे हिसाब से
तो जो भी बालक इस मनोविज्ञान में रुचि ले रहा है वो प्रतिभाशाली बालक है। तो जितने भी प्रतिभाशाली बालक है वह अमूर्त एवं कठिन विषयों में रुचि लेते हैं। ये पढ़ाकू होते हैं, पढ़ते ही रहते हैं, पढ़ते ही रहते हैं, पढ़ते ही रहते हैं, तो अपने मामा ने फुआ जी को भी नहीं जानते। मतलब इसमें सामाजिकता का गुण कम पाया जाता है, सामाजिकता का गुण कम पाया जाता है, क्योंकि ये पढ़ने में ही अपना समय है वह लगा देते हैं। तो सामाजिकता का गुण क्या है, कम पाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है, सोशल ज़्यादा नहीं होते हैं, अंतर्मुखी होते ऐसा नहीं कह सकते हैं, लेकिन सामाजिकता का गुण कम पाया जाता है। यह दूरदर्शी होते हैं, बहुत दूर की सोच लेते हैं। दूरदर्शी होने के साथ साथ इनका संबंध है वह वंश परंपरा से होता है, क्योंकि बुद्धि में भी अपन ने पढ़ा था कि बुद्धि है वह वंश परंपरा पर आधारित होती है। तो प्रतिभाशाली बालक है वो दूरदर्शी होते हैं और वंश परंपरा पर आधारित होते हैं। आपने देखा होगा किसी घर में आईएएस है, दादा भी आईएएस, दादी भी आईएएस, फिर पापा भी आईएएस, मम्मी भी आईएएस, सिस्टर भी आईएएस, इतने सारे गुण देखे होंगे आप कहीं जाओगे तो ये वंश परंपरा हो गई। इन बालकों में अवधान योग्यता ज़्यादा होती है। तो देखिए सृजनात्मक बालकों में भी ज़्यादा होती है और इन बालकों में भी अवधान योग्यता अधिक होती है, अर्थात किसी भी वस्तु पर बहुत अधिक देर तक अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और इनको पढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती है, केवल मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है। केवल आप इनको एक रास्ता बता दीजिए, वो अपने आप पढ़ लेंगे। तो केवल मार्गदर्शन की आवश्यकता वाले बालक। अब यहाँ पे ये प्रश्न है कि किस प्रकार के विशिष्ट बालकों को केवल मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। तो केवल मार्गदर्शन की आवश्यकता में केवल एक ही बालक आएगा, वह है प्रतिभाशाली बालक। आपने देखा होगा कुछ इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, किसी सवाल को एक टीचर ऐसे a² + b² लिखता है, इतने में ही समझ जाता है, गुरुजी ओके हम कर लेंगे। इस प्रकार के बालक है वह हमेशा प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं। और डेफिनेटली आप लोग जो ये है पढ़ रहे हैं, आपको मार्गदर्शन की आवश्यकता है, आप वैसे इंटेलिजेंट है, ये तो होगी विशेषताएं, लेकिन इनके साथ साथ कुछ समस्याएं भी जुड़ी हो सकती है। ये समस्याएं क्या क्या हो सकती है, मतलब प्रतिभाशाली बालक बनना है तो आपको कुछ समस्याएं भी साथ साथ में मिलेंगी। यह कभी साधारण कक्षा शिक्षण ना तो कभी इससे संतुष्ट होते हैं और ना ही साधारण शिक्षक से संतुष्ट होते हैं, अर्थात इनको पढ़ाने के लिए इनसे ज़्यादा आईक्यू वाला टीचर होना चाहिए। ये हमारी क्लासेस में होता है कि जब भी मनोविज्ञान की क्लास होती थी साइकोलॉजी की, तो कुछ बालक इस क्लास को छोड़ के चले जाते थे। ओ अभी साइकोलॉजी की क्लास है और मेरी होती थी, मेरा नाम यही है, ठीक है, अधिकतर जानते होंगे। अब ये बालक कक्षा छोड़कर चले जाते थे क्योंकि उनको लगता था कि मेरी कक्षा है वो साधारण कक्षा है, साधारण शिक्षण है और साधारण शिक्षक है। ये बालक कक्षा छोड़कर चले जाते थे और आज तक मनोविज्ञान में ये 2 नंबर से ज़्यादा नहीं ले पाए और आज तक रीड में कभी पास नहीं हो पाए। ये बात अलग है, प्रतिभाशाली थे लेकिन नंबर नहीं ला सके। तो इस प्रकार के बालक है वह साधारण कक्षा शिक्षण और साधारण शिक्षक से कभी संतुष्ट नहीं होते, सहपाठियों के साथ समायोजन नहीं कर पाते, अपने सहपाठियों के साथ समायोजन नहीं कर पाते। यह भी एक इनका दुर्गुण है, बहुत मुश्किल से समायोजन कर पाते अगर करते हैं तो। और जैसे ही साधारण कक्ष से संतुष्ट नहीं होते, तो यहाँ एक इम्पोर्टेंट प्रश्न आता है, व्यवहार संबंधी समायोजन दोष। व्यवहार संबंधी समायोजन दोष। अब ये प्रश्न है वह पूछा जा चुका है कि किन बालकों में व्यवहार संबंधी समायोजन दोष होता है। तो प्रतिभाशाली बालकों में ही होता है, बाकी किसी भी बालक में ये नहीं होता है। पहले और दूसरे पॉइंट को मिलाकर ही बना है ये वाला व्यवहार संबंधी समायोजन दोष। इसमें 3 दुर्गुण शामिल हैं। पहला दुर्गुण है खुद की बड़ाई करना, कक्षा से भाग जाते हैं और फिर कहते हैं यार ये टीचर तो क्या पढ़ाएगा, खुद की बड़ाई करना। जैसे हमारे कुछ स्टूडेंट हैं, नाम नहीं लेंगे, लेकिन अक्सर सुना गया है कि ये साइकोलॉजी क्या जानते हैं, इनसे अच्छी तो हम जानते हैं, बस वो नंबर नहीं लाते हैं। खुद की बड़ाई करना वही होता है। दूसरा होता है कक्षा से भाग जाना। अगर साधारण कक्षा शिक्षण से संतुष्ट नहीं होते तो कक्षा से
भाग जाना, यही वाली उदाहरण जो मैंने दिया था, ये वाला उदाहरण, ये प्रतिभाशाली बालक थे जो मेरी कक्षा से भागते थे। और तीसरा है फिर धीरे धीरे वह दलबंदी करने लगते हैं। तो ये पूछा गया है तीनों ही गुण व्यवहार संबंधी समायोजन दोष में खुद की बड़ाई करना शामिल है, कक्षा से भाग जाना शामिल है और दलबंदी यानी कि गैंग बना लेते हैं। अब ये तो छोटे छोटे पॉइंट है, लेकिन इससे संबंधित ये जो पॉइंट है उससे संबंधित दो बीमारियों के नाम आते हैं। यह दोनों बीमारियां आपको याद रखनी है। एक तो है मिथोमेनिया, मिथोमेनिया, और मिथोमेनिया के साथ दूसरा आता है सीजोफेनिया। ये दोनों ही बीमारियां पूछी जा सकती है। वैसे ये मानसिक दुर्बलता के लक्षण हैं, फिर भी इनका अर्थ है वो कहीं न कहीं इन व्यवहार संबंधी समायोजन दोष से हैं। मिथोमेनिया का मतलब समझ ले अपनी आत्म प्रशंसा करना, अपनी आत्म प्रशंसा करना, और इसी को कहते हैं खुद की बड़ाई करना। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, ये आपने सुना होगा, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना। और प्रश्न इस तौर पे पूछा गया था यूपी टेट में, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना यह किस प्रकार की समायोजन दोष संबंधी अवधारणा है। तो ये बीमारी क्या कहलाती है? मिथोमेनिया। मतलब आप अपनी खुद की प्रशंसा करने लगते हैं, मैं ऐसा था, मैंने ऐसे किया। सिजोफेनिया का मतलब क्या है? मेरे से बेहतर कोई नहीं है, मतलब अपने आप में अहम का भाव रखना, अपने आप में अहम का भाव, मतलब खुद को 30 मार खा समझना, ठीक है ना, कि मेरे से बढ़कर कोई नहीं है। इसको मैं ऐसे समझा सकता हूँ कि मेरे से बढ़िया साइकोलॉजी कोई नहीं पढ़ा सकता, कोई भी नहीं, अर्थात मैं इंटेलिजेंट, बाकी सब डफोड़ है, वह हो गया सिजोफेनिया, ठीक है। और फिर मैं कहूँ कि मैं जो पढ़ाता उससे प्रश्न बाहर नहीं आते, पढ़ाते तो सब अच्छा है, लेकिन मैं जो पढ़ाया उससे एक भी प्रश्न बाहर नहीं आएगा, ये होगी मेरी खुद की आत्म प्रशंसा। तो मिथोमेनिया और सिजोफेनिया प्रतिभाशाली बालकों से संबंधित दो बीमारियां हैं। यहाँ इनका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, किसके कारण? साधारण कक्ष शिक्षण से और साधारण शिक्षक से। तो ये दोनों बीमारियां संबंधित है प्रतिभाशाली बालकों से। तो 3 दोष हो गए। 3 दोष के बाद चौथा दोष आता है सर दर्द से पीड़ित रहना। इस प्रकार के बालक है वह सर दर्द से पीड़ित रहते हैं। अब आप में से अधिकतर लोग हैं उनके सर दर्द होता होगा। तो सर दर्द होता है इसका मतलब आप प्रतिभाशाली नहीं है, हो सकता है आप काम के मारे या थक गए हो तो सर दर्द होता है। तो प्रतिभाशाली सर दर्द से पीड़ित रहते क्यों? क्योंकि ये हमेशा किस में रुचि लेते हैं? अध्ययन में रुचि लेते हैं, पढ़ते ही रहते, तो उनका दिमाग बहुत ज़्यादा काम करता है। 2 कारण, अधिक अध्ययन से, और दूसरा है अमूर्त चिंतन ज़्यादा करने से। जो अमूर्त चिंतन ज़्यादा करेगा, चिंता करेगा, उसका भी माथा दुखेगा। लेकिन प्रतिभाशाली बालकों में अमूर्त चिंतन और अधिक अध्ययन से सर दर्द की शिकायत ज़्यादा रहती है। तो ये प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताओं के साथ उनकी समस्याएं भी आ गई। अब आती है इन बालकों को आप शिक्षा कैसे दें। शिक्षा तो इनको कोई भी आप कक्षा में पढ़ाए, जैसे कि आप 5 बालकों को पढ़ा रहे हैं और 5 बालकों में से एक बालक है वो प्रतिभाशाली है, 2 बालक औसत है और 2 बालक मंद बुद्धि है। अब आपके सामने एक दुविधा आ जाएगी कि कौन सी शिक्षण विधि का चुनाव करें जिससे सभी बालक पढ़ जाए। अब आपका टारगेट तो इनको भी सिखाना है। अगर आप इनके हिसाब से चलेंगे तो ये बालक कभी रुचि नहीं लेंगे। आप अगर इनके हिसाब से चले तो ये आंखें फाड़ कर बैठे रहेंगे। तो किस प्रकार की शिक्षण विधि का चुनाव किया जाए? क्योंकि आप जो 30 मिनट की क्लास है जो पढ़ाना चाहते हो तो ये 5 मिनट में ही सीख लेंगे, बाकी 25 मिनट तो ये उबासियाँ खाएंगे। इसलिए कहा गया है कि प्रतिभाशाली बालकों को पढ़ाने की सबसे उत्तम विधि कौन सी है? प्रयोजना विधि। एक शिक्षक को प्रतिभाशाली बालकों को पढ़ाने के लिए प्रयोजना विधि का उपयोग करना चाहिए। और एक इन प्रतिभाशाली बालकों के साथ एक प्रयोग है, इम्पोर्टेंट, ये टर्म पूछी गई है। एक प्रतिभाशाली बालक है और कक्षा में 3 ऐसे बालक है जो कम सीख रहे हैं। आप शिक्षक के नाते इस प्रतिभाशाली बालक को एक काम दे सकते हैं कि भाई तू इसको ध्यान रख, इसका ध्यान रख और इसका ध्यान रख। हो सकता है इनको पाठ पढ़ाना सिखा दे, इनको जोड़ सिखा दे, गुणा भाग ऐसा सिखा दे। अर्थात इनको बोलते हैं सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण। इसको बोला जाता है सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण।
यह टर्म है वह किस नाम से जानी जाती है। सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण है वह किस नाम से जाना जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न यही पूछा जाएगा और इसी को बोलते हैं पीयर ट्यूरिंग। पीयर ये कंप्यूटर की टर्म है इसलिए याद रखें, इसको बोलते हैं पीयर ट्यूरिंग। इसको ट्री टोपोलॉजी बोला जाता है, लेकिन आपको एक ही वर्ड याद रखना है कि सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण है वह किस नाम से जाना जाता है। पीयर ट्यूरिंग के नाम से जाना जाता है कि एक बालक को विभिन्न बालकों को पढ़ाने के लिए कह दिया जाए या सभी बालक साथ में एक साथ पढ़ रहे हैं, एक दूसरे को कुछ सिखा रहे हैं, तो यह पीयर ट्यूरिंग कहलाता है। अब प्रश्न क्या आएगा, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे या जितने भी विशिष्ट बालक हैं उनके लिए कौन सा शिक्षण अच्छा रहेगा, तो पीयर ट्यूरिंग है वो बहुत अच्छा रहेगा। बस इस टर्म का मतलब पूछा जाता है, ये सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण किस नाम से जाना जाता है, पीयर ट्यूरिंग। हो सकता है ये प्रश्न आपको कहीं नहीं मिले, लेकिन ज्योग्राफी फर्स्ट ग्रेड में, ये साइकोलॉजी में पूछा गया था, बिल्कुल ध्यान रखें। तो प्रयोजना विधि प्रतिभाशाली बालकों के लिए है, पीयर ट्यूरिंग विशिष्ट बालक सब आगे, प्रतिभाशाली, सृजनात्मक, पिछड़े, मंद बुद्धि सब विशिष्ट बालक है, उन सब के लिए है। तो प्रतिभाशाली बालक में इससे ज़्यादा कोई भी प्रश्न आता है तो आप कर लेंगे, ये बहुत छोटा है। लेकिन अब आता है अपराधी बालक। आज का लास्ट है अपराधी बालक। क्या होते हैं अपराधी बालक, इनके शिक्षण की व्यवस्था क्या होनी चाहिए, इनके सुधार की व्यवस्था क्या होनी चाहिए, ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, धैर्य रखें। अपराधी बालक को समझने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि अपराध किसे कहते हैं। अपराध किसे कहते हैं, तो अपराध को समझने के लिए 3 टर्म याद रखनी है। ऐसा कार्य जो कैसा हो, समाज विरुद्ध। ऐसा कार्य जो समाज विरुद्ध हो, आपने आपका जो समाज है उसके नियमों के विरुद्ध काम किया हो। ऐसा कार्य जो संविधान विरुद्ध हो, जो संविधान में लिखा हुआ है उसके विरुद्ध काम किया, या ऐसा कार्य जो विधि विरुद्ध हो, कानून के विरुद्ध हो। संविधान और विधि लगभग पर्यायवाची है, लेकिन फिर भी 3 टर्म याद रखनी है। अपराध किसे कहते हैं, तो ऐसा कार्य जो समाज विरुद्ध हो, संविधान विरुद्ध हो, विधि विरुद्ध हो, ये 3 कार्य। कैसा कार्य, तो ऐसा कार्य। लेकिन ऐसे कार्य करने पर किसका प्रावधान हो, दंड का प्रावधान हो, वही अपराध कहलाता है। मतलब पनिशमेंट जिसमें होता है या जिस कार्य को करने से आपको पनिशमेंट मिलता है वही अपराध कहलाता है। लेकिन पनिशमेंट है वह मैंडेटरी है यहाँ पे। ऐसा समाज विरुद्ध, संविधान विरुद्ध या विधि विरुद्ध कार्य जिसके लिए दंड का प्रावधान हो वह अपराध कहलाता है। या फिर ऐसा कह सकते हैं, वह बालक जो, एक छोटी सी डेफिनेशन बन जाती है, वह बालक जो क्या करे, तो समाज द्वारा निर्धारित व्यवहार, समाज द्वारा, यहाँ समाज द्वारा मतलब सब आगे, इसमें ये तीनों ही आगे, समाज द्वारा, समाज द्वारा निर्धारित व्यवहार जो सबके लिए निर्धारित किया गया है कि ऐसा करना ही है, तो समाज द्वारा निर्धारित व्यवहार के सामान्य प्रतिमान का अनुसरण नहीं करता, के सामान्य प्रतिमान का अनुसरण नहीं करता, यह कौन सा बालक कहलाएगा, अपराधी बालक। ठीक है, समाज द्वारा निर्धारित व्यवहार के सामान्य प्रतिमानों का भी अनुसरण नहीं करता, वह बालक कहलाएगा अपराधी बालक। ये परिभाषा मेरी है, ये ज़रूर ध्यान रखें। तो अपराधी बालक की परिभाषा हो गई। अब अपराध का प्रमुख कारण क्या है, कोई व्यक्ति अपराध क्या करेगा, तो प्रमुख कारण में एक पूछा जाता है, अपराध का मनोवैज्ञानिक कारण क्या है। मनोवैज्ञानिक कारण पूछे तो एक ही है कि जब किसी व्यक्ति की इच्छा अवरुद्ध हो जाए, जो वो पाना चाहता है वह नहीं प्राप्त कर सकता है, जो प्राप्त करना चाहता है वो नहीं प्राप्त कर सकता है, नहीं कर रहा है, तो वह अपराध के मार्ग पर चलेगा। तो मनोवैज्ञानिक कारण पूछा जाए तो एक ही आए, वह है अवरुद्ध इच्छा। अपराध का सबसे प्रमुख कारण क्या होता है, अवरुद्ध इच्छा।
और एकमात्र मनोवैज्ञानिक कारण है। ठीक है, अवरुद्ध इच्छा है वो मनोवैज्ञानिक कारण है। इसके अलावा और क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो प्रबल कामना। प्रबल कामना मतलब किसी के पीछे अब हाथ धो के पड़ गए हैं, नहीं प्राप्त हुआ तो इच्छा अवरुद्ध हो गई। प्रबल कामना के साथ साथ आता है पारिवारिक विघटन। पारिवारिक विघटन यह भी अपराध का कारण हो सकता है। पारिवारिक द्वेष, आपके घर में हमेशा लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं तो पारिवारिक द्वेष बिल्कुल ये काम अपराध का कारण है। या फिर मानसिक संघर्ष, ये पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा कारण नहीं है, तो इतने कारण हैं। मनोवैज्ञानिक कारण पूछे तो एकमात्र है अवरुद्ध इच्छा, और अन्य कारण में पूछे तो प्रबल कामना, पारिवारिक विघटन, पारिवारिक द्वेष और मानसिक संघर्ष है वह अपराध के अन्य कारण हैं। इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अब बाल अपराधी में क्या क्या विशेषताएं होती है? तो एक बाल अपराधी बालक है, उसको आप ध्यान रखें। पहला, मूल प्रवृत्त्यात्मक प्रेरक शक्तिशाली होती है, यानी कि मूल प्रवृत्तियां होती है वह बहुत शक्तिशाली होती है। शक्तिशाली होती है इसका मतलब हो गया कि वो जो भी चाहते हैं वो किसी न किसी तरीके से पूरा करना चाहते हैं, लेकिन इनके साथ इनकी चेतना है वह निर्बल हो जाती है। मतलब ऑन दैट टाइम उसके सोचने की शक्ति खत्म हो जाती है, और जब चेतना निर्बल हो जाती है तो फिर उनका कौन सा भाग हावी हो जाएगा? अहम ज़्यादा हावी हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही अहम ज़्यादा हावी हुआ, चेतना निर्बल हुई, मूल प्रवृत्तियाँ सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बन गई, तो बालक अपराध के मार्ग पर चलेगा। और अपराधी बालकों के बारे में भी दो बीमारियां हैं। उधर हमने मिथोमेनिया और सिजोफ्रेनिया पढ़ा था, और यहाँ पे पढ़ेंगे। एक तो आता है न्यूरोसिस। न्यूरोसिस अपराधी बालकों से संबंधित है, और दूसरा आता है साइकोपैथ। देखिए मानसिक संतुलन से संबंधित है, इनको आपको ज़रूर याद रखना है। न्यूरोसिस क्या होता है, साइकोपैथ क्या होता है, उनको समझेंगे। न्यूरोसिस का मतलब है गलत मानसिक दृष्टिकोण। गलत मानसिक दृष्टिकोण। इस गलत मानसिक दृष्टिकोण से अगर आप में भावात्मक असंतुलन उत्पन्न हो जाए, भावात्मक असंतुलन उत्पन्न हो जाए, तो वह कहलाता है न्यूरोसिस। गलत मानसिक दृष्टिकोण के कारण भावात्मक असंतुलन, और जितने भी रेपिस्ट होते हैं उनके लिए न्यूरोसिस वर्ड का ही यूज़ किया जाता है। और साइकोपैथ का मतलब होता है अपराधी मानसिकता वाला व्यक्ति। अपराधी मानसिकता वाला व्यक्ति, मानसिकता वाला व्यक्ति जिसके दिमाग में हर बार यही प्रश्न आए कि चलो ये कर देते हैं। जैसे कि आपने इलेक्ट्रिक का पोल देखा, यहाँ एक बल्ब लगा हुआ है, आप जा रहे हैं, आपके दिमाग में ये पत्थर पड़ा है, इस पत्थर को लिया और इस बल्ब पे दे मारा। मतलब जहाँ भी जाए बल्ब फोड़ने की आपकी इच्छा हो जाए, तो ये कहलाती है आपकी हमेशा अपराधी मानसिकता वाला व्यक्ति, और इसी को बोला जाता है साइकोपैथ। आपके दिमाग में हमेशा अपराध के बारे में सोच चलती रहे, तो ये अपराधी बालक होते हैं। अब अपराध के कारण क्या क्या हो सकते हैं? आप क्यों अपराध करेंगे? वैसे आप तो करते ही नहीं हैं, लेकिन हो सकता है करने जाएं। तो अपराध के कारण को बताने वाला सबसे बड़ा एक व्यक्ति था जिसे अपराध विज्ञान का जनक कहा जाता है। इसको बिल्कुल याद रखें, इसका नाम था सीजर लैम्ब्रेसो। सीजर लैम्ब्रेसो, और ये इटली के मनोवैज्ञानिक थे, और इन्हें ही अपराध विज्ञान का जनक कहा जाता है, सीजर लैम्ब्रेसो। और इनके अनुसार एक कारण बताया था, सबसे पहला वह कारण बताया गया जैविक कारण। अपराध के कौन कौन से कारण हो सकते हैं? तो सबसे पहला है जैविक कारण। जैविक कारण में बताया कि ऐसे व्यक्ति जिनमें ये हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, ये हार्मोन जिसमें स्रावित होता है, वह व्यक्ति बहुत आक्रामक होते हैं, और आक्रामक होने के कारण हमेशा वह क्या करते हैं? अपराध करते हैं। जैविक कारण में ये ज़रूर याद रखें, ऐसे व्यक्ति जिसमें टेस्टोस्टेरोन की मात्रा ज़्यादा होती है उनमें आक्रामकता ज़्यादा होती है, और जिसमें आक्रामकता ज़्यादा होती है वह अपराध के मार्ग पर चलेगा। लेकिन इसमें एक
थोड़ी सी डिफ़िकल्टी है कि यह हार्मोन है वो किस में पाया जाता है, केवल पुरुषों में पाया जाता है, महिलाओं में नहीं पाया जाता। तो क्या महिलाएं अपराधी नहीं होती? होती है। इसलिए इस कारण को क्या माना गया, अमान्य कर दिया, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पुरुषों में ही पाया जाता है, लेकिन महिलाएं भी अपराध करते देखी गई है। तो अपराध के कारणों में जैविक कारण को अमनोवैज्ञानिक और अवैज्ञानिक माना गया। फिर भी ठीक है, कुछ कुछ ये काम करता है। अगले कारण की बात करें तो वह है आयु। आपने आयु में अगर बात करें तो एक आयु आती है किशोरावस्था, और किशोरावस्था में बालक में जोखिम लेने की क्षमता ज़्यादा होती है। जोखिम लेना, रिस्क लेना, ये बहुत ज़्यादा काम करते हैं, और रिस्क लेकर कहीं तो चांटे खाकर आते हैं, कहीं सैंडल खा के आते हैं। फिर भी ये आयु है वो बहुत खतरनाक है, किशोरावस्था। ठीक है, इस अवस्था में जोखिम लेने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, और इस प्रकार से आयु है किशोरावस्था, वो सर्वाधिक अपराध के मार्ग पर जाने की एक आयु है। दूसरा है बुद्धि। यहाँ पे बात करेंगे बुद्धि की, तो कौन सा व्यक्ति कम बुद्धि वाला अपराध करेगा या अधिक बुद्धि वाला? तो अपराध का बुद्धि से कोई लेना देना नहीं है, सभी अपराध करते हैं। कम बुद्धि वाला भी अपराधी हो सकता है, अधिक बुद्धि वाला भी अपराधी हो सकता है, लेकिन अधिक बुद्धि वाला अपराधी है ना, जो जैसे आपने धूम ज़रूर देखी होगी, धूम 1, 2, 3। अधिक बुद्धि वाले अपराधी, उनका अपराध कैसा होता है, सुनियोजित। कैसा होता है? सुनियोजित होता है, इनको पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। और ये बेचारे ये कम बुद्धि वाले अपराधी होते हैं, उनका अपराध कैसा होता है, अनियोजित। इसको आप अखबार में ज़रूर पढ़ते होंगे। चोरी की योजना बनाते, बेचारे क्या बना रहे थे, योजना। चोरी की योजना बनाते 4 गिरफ्तार, मतलब सोच ही रहे थे अपन चोरी करें, इतने में पुलिस ने पकड़ लिया। अरे के साहब हम तो सोच ही रहे थे। तो डेफिनेटली वो कौन सी बुद्धि वाले हैं, कम बुद्धि वाले। तो बुद्धि का संबंध है अपराध से, दोनों ही, लेकिन एक सुनियोजित है और एक कम नियोजित है। अगला आता है जेंडर, लिंग प्रभावित करता है। तो आपसे ही प्रश्न पूछे, पुरुष ज़्यादा अपराधी होते हैं या महिलाएं? तो धारावाहिकों में तो महिलाएं ज़्यादा अपराधी होती है, लेकिन वास्तविक स्थिति में देखा जाए तो पुरुष है वह ज़्यादा अपराधी होते हैं। क्या व्यक्तित्व प्रभावित करता है? तो व्यक्तित्व प्रभावित करता है, बिल्कुल। ऐसे व्यक्ति जिनमें ईड़ का प्रभुत्व हो, केवल किसका विकास हो, ईड़ का। हमने पढ़ा था, अगर ईड़ है वो ईड़ है वो ईगो पे हावी हो जाए तो वह अपराधी बन जाता है, व्यक्तित्व में पढ़ा था। तो ऐसे बालक जिसमें ईड़ का प्रभुत्व हो, वह कौन से मार्ग पर चलते हैं, अपराध के मार्ग पर चलते हैं। तो अपराध का कारण व्यक्तित्व भी हो सकता है। और लास्ट आता है सामाजिक कारक। सामाजिक कारक अर्थात आप जिस प्रकार के समाज में रह रहे हैं, अगर आपका जन्म है वो कंजर समाज में हुआ है, तो डेफिनेटली आपका शेषवावस्था, बाल्यावस्था भी सीधी अपराध से जुड़ जाएगी। तो आप जिस प्रकार के समाज में रहते हैं, आप जिस प्रकार के वातावरण में रहते हैं, आप उस प्रकार से बनते जाएंगे। तो बिल्कुल आयु प्रभावित करती है, बुद्धि, लिंग, व्यक्तित्व और सामाजिक कारक। इसमें ये चीज़ ज़रूर याद रखें, अपराधी बालकों में ईड़ का प्रभुत्व होता है, या ईड़ है वह ईगो पे हावी होता है। तो ये अपराध के कुछ कारण हो गए। अब अपराध किया है कि नहीं किया है, वह आती है अपराध जांच की विधियाँ। अपराध जांच की विधियाँ। अपराध जांच की विधियाँ मतलब कैसे पता लगाएं कि किसने क्या अपराध किया है। अब मान लीजिए आप शिक्षक हैं, एक शिक्षक के तौर पर आप स्टाफ रूम में बैठे हुए हैं और 2 बालक लड़ते झगड़ते आए, और इसने कहा सर इसने मेरे को मुक्का मारा, ये बोले सर इसने मेरे को मुक्का मारा, ये बोले सर नहीं पहले इसने मेरे को मुक्का मारा, इसने कहा ये। अब आप एक शिक्षक के तौर पर बैठे हुए हैं, अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन अपराधी है। अर्थात आपको अपराध की क्या करनी पड़ेगी, जांच करनी पड़ेगी। इतने में आपने इस बच्चे को चांटे मारने की कोशिश की। इसने में कहा कि सर मेरी माँ की कसम, इसने कहा मेरी माँ की कसम, इसने कहा मेरी माँ की कसम, दोनों ने कहा सर आपकी कसम। अब यहाँ आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ऑन दैट टाइम आप क्या करेंगे, दोनों को एक एक रैपट मार दी और भगा देंगे, आइंदा कक्षा में मस्ती मत करना। अब एक अपराधी है वास्तव में और दूसरा नहीं है, वो आप अभी न्यायाधीश के तौर पर इसको डिसाइड नहीं कर सकते
तो अपराध जांच की सबसे पहली विधि कौन सी है? पनिशमेंट, दंड। यह सबसे प्राचीन विधि मानी जाती है और प्राचीन के साथ साथ यह सबसे अमनोवैज्ञानिक भी है। आसान तो है ही, लेकिन यह क्या है? अमनोवैज्ञानिक है, क्योंकि दंड का भय है वह इतना खतरनाक होता है कि जिसने अपराध नहीं किया वो दो चार डंडे पड़ने के बाद कहता है साहब मेरे को मारो मत, मैंने ही किया है। अर्थात ये एक प्राचीन विधि तो है, आसान विधि तो है, लेकिन यह कैसी है? अमनोवैज्ञानिक है। और जब ये कहते हैं ना, लातों के बुत बातों से नहीं मानते, अपरिहार्य स्थितियों में इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। लेकिन एक बालक के दिमाग में आपको ये भर देना है, क्या भर देना है? कि सजा उस बालक को नहीं दे रहे हैं आप, उस बालक के गलत व्यवहार को दे रहे हैं। ठीक है। और आपने सुना होगा, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। वैसे ही बालक को सजा नहीं देनी है, बालक के गलत व्यवहार को उसको बता के फिर इसको सजा देनी है। अब इसके बाद आती है मुक्त साहचर्य विधि। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, मुक्त साहचर्य विधि। इस विधि का नाम आप पहले सुन चुके हैं, मुक्त साहचर्य विधि, फ्री एसोसिएशन टेस्ट, जिसको बोला जाता है फैट। क्या होता है इसको भी समझें। यह विधि दो तरीके से काम आती है। यह व्यक्तित्व के मापन के लिए भी काम आती है और यह अपराधी बालकों की पहचान के लिए भी काम आती है। तो ये दो तरीके से काम आती है, व्यक्तित्व मापन एवं अपराधी बालकों की पहचान के लिए मुक्त साहचर्य विधि। मुक्त साहचर्य विधि का संबंध किससे होता है? तो यहाँ पे समझें, या आप यहाँ पे एक प्रश्नावली का निर्माण करेंगे, कुछ प्रश्नों का निर्माण करेंगे। मान लीजिए आपने 10 प्रश्न बना दिए। इन 10 प्रश्नों में आप दो प्रकार के प्रश्न रखेंगे। एक तो होते हैं तटस्थ प्रश्न और दूसरे होते हैं क्रांतिक प्रश्न। मतलब मुक्त साहचर्य विधि एक प्रश्नावली होती है, इनमें दो प्रकार के प्रश्न शामिल होते हैं, तटस्थ प्रश्न और क्रांतिक प्रश्न। इसको कैसे समझा जाए? तो तटस्थ प्रश्न होते हैं, उनका अपराध से कोई लेना देना नहीं होता, और क्रांतिक प्रश्न है वो किससे संबंधित होते हैं? अपराध से संबंधित होते हैं। अब मान लीजिए आपने अपराध किया है, आप अपराधी हैं। जब आपसे ये प्रश्न पूछे जाते हैं तो डेफिनेटली बीच बीच में ये दोनों ही प्रकार के प्रश्न आएंगे। जब कोई प्रश्न ऐसा पूछा जाए जो अपराध से संबंधित नहीं है तो उसका जवाब है वो आप बहुत जल्दी दे देंगे। लेकिन जिसका संबंध अपराध से, ओह ये मेरे को पूछ रहा है कल बांसवाड़ा क्यों गया था, और आप बांसवाड़ा ही गए हैं, तो आप सोचेंगे कहीं इसने मेरे को देख तो नहीं लिया। तब आप जवाब को मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे। इस प्रश्नों का जवाब देने में आप सोचने लगेंगे, और सोचने लगे तो क्या होता है? समय ज़्यादा लगता है। तो जो समय ज़्यादा लगता है इसका मतलब इस बालक का संबंध उस घटना से है, पता चल जाएगा। तो यहाँ पे तटस्थ प्रश्न और क्रांतिक प्रश्न के द्वारा मुक्त साहचर्य विधि से अपराधी बालकों का पता लगाया जाता है। इसको आपको ज़रूर याद रखना है। अगली विधि आती है पॉलीग्राफ टेस्ट। पॉलीग्राफ टेस्ट, और इसी पॉलीग्राफ टेस्ट को बोला गया है लाई डिटेक्टर। लाई डिटेक्टर मतलब झूठ पकड़ने वाली जो मशीन होती है उसी को ही पॉलीग्राफी कहते हैं, पॉलीग्राफ टेस्ट कहते हैं। यहाँ पे जब भी कोई व्यक्ति तनाव में होता है, तो तनाव में होता है तो उसके सोचने समझने की शक्ति है वह क्या हो जाती है? अव्यवस्थित हो जाती है। कम या ज़्यादा नहीं कह सकते, अव्यवस्थित हो जाती है। अर्थात तनाव के समय व्यक्ति का तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। और जब एक व्यक्ति को लाइट डिटेक्टर के सामने बैठाया जाए तो जब उससे कोई प्रश्न पूछे जाएं तो उसके तंत्रिका तंत्र में उतार चढ़ाव आता है। इस प्रकार से ग्राफ लिए जाते हैं जिसमें ये वेरिएशन बहुत ज़्यादा आता है, इसका मतलब अपराधी है। आपने कोई एक मूवी देखी होगी हाउसफुल में, वो अर्जुन रामपाल, वो लाल बटन हरा बटन, वैसा नहीं होता, वो मूर्ख बना रहे हैं। पॉलीग्राफ टेस्ट कुछ इस प्रकार का होता है, जो आपके तंत्रिका तंत्र का जो सिस्टम है, वर्किंग जो उसकी कार्य प्रणाली है उसका ग्राफ लेता है जब आपको अपराध से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पॉलीग्राफ टेस्ट। इसके बाद आता है नार्को टेस्ट। नार्को टेस्ट, नार्को टेस्ट का उपयोग है वह किस प्रकार से किया जाता है वो समझे। इसमें कुछ दवाइयाँ, सीडेटिव ड्रग्स दी जाती है। दवाइयों के माध्यम से
एक व्यक्ति को अर्धमूर्छा की अवस्था में भेज दिया जाता है। और जब व्यक्ति अर्धमूर्छा की अवस्था में होता है तो उसका जो चेतन मन है, चेतन से नियंत्रण क्या हो जाता है, हट जाता है। अर्थात उसके सोचने समझने की शक्ति कहाँ से मिलती है, चेतन से। तो चेतन से नियंत्रण क्या हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। और जैसे ही चेतन से नियंत्रण कमज़ोर हुआ, यह व्यक्ति है वह केवल सही जवाब देता है। अर्थात एक व्यक्ति लगभग नशे की हालत में होता है। आपने अखबारों में सुना होगा, शराब पीते हुए लड़े और फिर आपस में एक दूसरे को मार दिया या एक आदमी को मार दिया। वह क्या होता है, नशे की हालत में उनका चेतन से नियंत्रण हट जाता है और व्यक्ति है वह सही सही बोलने लगता है। फिर 2-4 घंटे बाद उसको पता ही नहीं रहता कि वो क्या बोला। तो यहाँ पे नार्को टेस्ट में दवाइयों का उपयोग किया जाता है। और कहाँ से नियंत्रण हटा दिया जाता है, उसका चेतन मन से। तो सोचने की क्षमता है वो क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो ये इतनी विधियाँ थी अपराधी बालकों के पहचान की। अब अपराधी बालक की आयु कितनी होती है। अब आयु तो देखें, कुछ लोग 14 वर्ष कहते हैं तो वो बाल श्रमिक की आयु है। अपराधी बालक की आयु के बारे में अलग अलग देशों में अलग अलग कानून हैं। भारत में अपराधी बालकों के लिए आयु निर्धारित थी 18 वर्ष। लेकिन आपने एक कांड का नाम सुना होगा, निर्भया कांड, ठीक है, जो दिल्ली में हुआ था। इसके बाद सरकार ने बहुत कुछ सोचा और उसके बाद कुछ पॉइंट्स बनाए। यहाँ पे पॉइंट्स क्या है वो समझें। 12 वर्ष से कम आयु, 12 वर्ष से अगर कम आयु है तो उसे कभी भी बाल अपराधी नहीं माना जाएगा। 12 वर्ष से कम आयु वाला व्यक्ति बाल अपराधी नहीं माना जाएगा। और ये आईपीसी की धारा, भारतीय दंड विधान आईपीसी की धारा कौन सी है, 83 है, 83। ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, आपको ये याद रखना है। 12 वर्ष से कम आयु वाला व्यक्ति बाल अपराधी की श्रेणी में नहीं आता। कौन सी धारा के अंतर्गत, आईपीसी 83 के अंतर्गत। अब निर्भया कांड को देखते हुए सरकार ने 22 दिसंबर 2015, हो सकता है आपको किसी गाइड में नहीं मिले, 2015 को लोकसभा में और राज्यसभा में किशोर न्याय विधेयक प्रस्तुत किया। और किशोर न्याय विधेयक को 15 जनवरी 2016 को राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए, 15 जनवरी 2016 को। और 15 जनवरी 2016 को किशोर न्याय अधिनियम स्थापित हुआ। किशोर न्याय अधिनियम पेश किया, आप पॉल साइंस पढ़ते होंगे, पेश किया जाता है तब ये विधेयक रहता है और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह कानून बन जाता है। तो किशोर न्याय अधिनियम कब से लागू हुआ, 15 जनवरी 2016 से लागू हुआ। पेश कब किया गया, 22 दिसंबर 2015। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है। और इसके अनुसार क्या हुआ वो समझें। किशोर न्याय अधिनियम 15 जनवरी 2016, यहाँ पे बाल अपराध की आयु है, बाल अपराध की आयु जो पहले कितनी थी, बाल अपराध की आयु पहले 18 वर्ष थी। सरकार ने कुछ कारणों सहित कुछ कंडीशंस जोड़ के बाल अपराध की आयु है वो 18 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी है, 16 वर्ष। ये 16 वर्ष कब हुई वो आपको याद रखना है, 15 जनवरी 2016। 15/1/2016 को बाल अपराध की आयु 18 वर्ष से घटाकर 16 वर्ष कर दी। लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस भी जोड़ी गई है, उसको भी ज़रूर याद रखना है। अब मान लीजिए इन बालकों में सुधार करना है तो क्या क्या तरीके हो सकते हैं, इससे संबंधित प्रश्न बिल्कुल पूछा जा सकता है। सुधार से संबंधित प्रश्न में पहला आता है, इनको बाल सुधार गृह भेजें या जेल भेजें। तो इनको बाल सुधार गृह भेजना चाहिए, क्योंकि अगर इनको जेल भेज दें तो जेल भेजने से बड़े बड़े अपराधियों के संपर्क में आएंगे और अपराध करना सीखेंगे। इनको जेल नहीं भेजना चाहिए। इसका कारण क्या है, अगर जेल भेज दिया तो यह अपराध संक्रमण से ग्रस्त हो जाएंगे। अपराध संक्रमण का मतलब क्या होता है, बड़े बड़े अपराधियों से नए अपराध सीखना।
नए अपराध सीखना। आपने फिल्मों में भी देखा होगा, पहले से जो कैदी होते हैं वो खूंखार होते हैं, इनके संपर्क में आने से ये खूंखार बन जाएंगे। तो बाल अपराधियों को बाल सुधार गृह भेजना चाहिए, ना कि जेल में। जेल में क्यों नहीं भेजना चाहिए? तो किसका विकास हो जाएगा? अपराध संक्रमण का विकास हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ समझें, 14 वर्ष से कम आयु है, 14 वर्ष से कम आयु है। देखो, 14 वर्ष से कम, पहले तो कहा है हमने कि 12 वर्ष से कम आयु वाला अपराधी नहीं है, लेकिन 12 से 14 के बीच में है, तो 14 वर्ष से कम बालक है, उसको क्या करना चाहिए? प्रोबेशन अधिकारी के नियंत्रण में रखना चाहिए। प्रोबेशन अधिकारी, यह बाल सुधार गृह का अधिकारी होता है, इसके निर्देशन में ही इन बालकों का सुधार किया जाता है, अर्थात ये प्रोबेशन अधिकारी के नियंत्रण में रहते हैं। ठीक है, पहला तो ये है। दूसरा पॉइंट ये आता है कि अगर 15 वर्ष है, अगर कोई बालक है वह 15 वर्ष का है और 15 वर्ष का है तो उसे कहाँ भेजा जाना चाहिए? तो उसके लिए आता है रिफॉर्मेटरी स्कूल। रिफॉर्मेटरी स्कूल, ये प्रश्न भी पूछा गया यूपी टेट में। रिफॉर्मेटरी स्कूल भेजा जाना चाहिए 15 वर्ष वाले बालकों को। रिफॉर्मेटरी स्कूल, इसी को बाल सुधार गृह ही कहते हैं, लेकिन इसका नाम रिफॉर्मेटरी स्कूल है। इस सबसे बड़ा रिफॉर्मेटरी स्कूल कहाँ पे है? हिसार में है। अब हिसार कहाँ आता है? आप ज्योग्राफी पढ़ते होंगे। यहाँ पे इन बालकों को कितने वर्ष तक रखा जाता है? 15 वर्ष तक रखा जाता है। 5 वर्ष तक रखा जाता है। 15 वर्ष के बालकों को 5 वर्ष रिफॉर्मेटरी स्कूल। और इंडिया का सबसे बड़ा रिफॉर्मेटरी स्कूल कहाँ पे है? हिसार में है। और यहाँ पे इन बालकों को व्यावसायिक निर्देशन दिया जाता है। व्यावसायिक निर्देशन। अब यहाँ दोनों में अंतर समझें। बाल सुधार गृह, 14 वर्ष से कम बाल सुधार गृह में केवल उनकी आदतों में सुधार किया जाता है, उनको व्यावसायिक निर्देशन नहीं दिया जाता है। रिफॉर्मेटरी स्कूल है, वहाँ पे सुधार व्यावसायिक निर्देशन के साथ होता है। अब अगली बात करें तो एक आता है बॉस्टल संस्थाएं। आपको शायद ये मिले, बॉस्टल संस्थाएं ये क्या होती है? और पूछा जा सकता है कि बॉस्टल संस्थाओं का संबंध किससे होता है? तो बॉस्टल संस्थाओं का मतलब ऐसा होता है, यह लगभग बंदी गृह भी है, मतलब जेल भी है। यह बंदी गृह के साथ साथ यह सुधार गृह भी है, अर्थात जेल और सुधार गृह इन दोनों का मिश्रित रूप होता है। इन्हीं को बोला जाता है बॉस्टल संस्थाएं। बिल्कुल इम्पोर्टेंट, मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न यही है, बॉस्टल संस्थाओं का संबंध किससे है? तो बॉस्टल संस्थाओं का संबंध है वह अपराधी बालकों से है। बॉस्टल संस्थाएं क्या होती है? तो यह बंदी गृह और सुधार गृह दोनों का मिश्रित रूप होती है, और यहाँ पे बालकों का सुधार भी किया जाता है, और सुधार के साथ साथ यहाँ बालकों को व्यावसायिक शिक्षा दी जाती है। व्यावसायिक शिक्षा दी जाती है। अब देखें, यहाँ व्यावसायिक निर्देशन है, केवल आप क्या क्या कर सकते हो वो बताया जाता है। यहाँ बिल्कुल आपको प्रैक्टिकली वो एजुकेशन भी दी जाती है ताकि आप कुछ कमा सके। तो बॉस्टल संस्थाओं में सुधार के साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा दी जाती है। रिफॉर्मेटरी स्कूल में व्यावसायिक निर्देशन दिया जाता है, अलग है, व्यावसायिक निर्देशन अलग है, व्यावसायिक शिक्षा अलग है, और जो प्रोबेशन अधिकारी के अंतर्गत होते हैं उसमें सुधार किया जाता है। तो ये अपराधी बालक है, उनका भी चैप्टर समाप्त हुआ। तो व्यक्तिगत भिन्नताएं पूरा चैप्टर समाप्त हो गया है। पूरा एक बार ध्यान से सभी भाग देख लें, 6 भाग। अधिकतर टीचर इनको 2 क्लासेस में पढ़ा देते हैं, अर्थात 2 घंटे 120 मिनट में हमने 6 भाग पढ़ाए हैं। 240 मिनट होते हैं ये। 240 मिनट मतलब लगभग कितने घंटे हो गए आप निकाल सकते हैं, इससे भी ज़्यादा हुए हैं। इस एक बालक बचे हैं वंचित बालक। वंचित बालक है वो आरटी में आप इसको पढ़ेंगे। आरटी में जब पढ़ेंगे तब इसकी बात करेंगे, वंचित बालक क्या होते हैं। थैंक यू एंड कीप स्माइलिंग।